तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन आंसर डेली डिस्कस करते हैं, एक आध दिन बीच में छूट गया था, लेकिन फिर भी इस बार और वाजिब है, जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस हो रहे हैं वो वही होंगे जो हम लोगों के पढ़े हुए हैं। तो मैं नया कुछ आप लोगों के लिए नहीं करूँगा, जो पुराने पढ़े हुए हैं वहीं से मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। जैसे कि ये एक पहला क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। और शायद ये जिसको आर्ट एंड कल्चर में जो कर लिया है वो आसानी से कर सकता है। ठीक, पहला लाइन है, स्टेटमेंट है हम लोगों का, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि गुप्त चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता से प्राप्त हुआ। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुप्ता पेंटिंग क्या है? अजंता। बेस्ट। दूसरा पॉइंट है, अजंता के चित्रों में 3 विषयों पर चित्र बनाए गए। कितने विषय पर? 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 विषयों पर चित्र बनाए गए। विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने फिलहाल 3 कहा। आपका ऑप्शन देख ही रहे हैं आप कि 1, 2, दोनों सही या दोनों गलत। तो पहला तो जान लीजिए कि क्या गुप्ता पीरियड में अजंता में पेंटिंग हुआ है, और दूसरा पॉइंट है कि उसके जो सब्जेक्ट है क्या वो 3 है। अगर ये 3 है तो वो बात की बात है कि वो क्या है। इसका उत्तर है दोनों ही सही है ना? बोथ आर करेक्ट। ये बिल्कुल सही है कि अजंता की जो चित्रकला है वो गुप्त पीरियड की सबसे अच्छी चित्रकला जो है वो अजंता में। एक बात ध्यान रखेंगे कि अजंता केव पेंटिंग हुआ है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां सातवाहन से लेकर के गुप्त और वकाटक यहां तक के पेंटिंग हुए। ठीक है, अजंता केव में कोई ऐसा नहीं है कि ये जो केव है वो केवल और केवल गुप्ता, जैसा क्वेश्चन आपने देखा कि गुप्ता पीरियड से ये है। ठीक है, और ये सातवाहन से ही शुरू हो जाता है और वकाटक तक चलता है, यानी कि गुप्ता के थोड़ा गुप्त या वकाटक तक। और ये भी सही है कि अजंता के जो चित्र हैं वो मेनली 3 विषयों पर है। विषय है बुद्ध, बोधि तत्व और जातक कथाएं। ये मेनली यही 3 है। लोक जीवन बहुत कम है, पब्लिक लाइफ बहुत कम है। देखो, एक बात सुन लीजिए, बोधिसत्व एक फिलॉसफी है, बोधिसत्व है ना? डबल डी आई होगा, बोधिसत्व। बोधिसत्व एक फिलॉसफी है जिसमें यह माना गया है कि बुद्ध का जो दोबारा जन्म होगा उससे संबंधित जो फिलॉसफी है वो बोधिसत्व है, कि बुद्ध दोबारा आए, दोबारा जन्म होगा। और जातक कथाएं मतलब जातक टेल्स जो है, ये बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियां ही। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समझ में आया? यानी यहां से क्या क्या प्रश्न आपको निकला? वो यह निकला कि पहला बात तो यह है कि अजंता केव जो है वह बहुत ज्यादा धार्मिक है। विषय क्या है? रिलीजियस है। और वो भी कौन सा, किस पर डिपेंडेंट सबसे ज्यादा है? बौद्ध धर्म पर। ठीक है, बुद्ध, बोधिसत्व और जातक टेल्स। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला फिर मैं वहीं पर आया। अगला क्वेश्चन है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? अगला अगला जो आपको बोला गया उसी से क्वेश्चन मैंने बना दिया। जहां अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित हैं,
while the painting of Ajanta are mainly based on religious subject, the painting of tiger नहीं होगा, बाघ है। बाघ, बाघ में भी केव है। बाघ आर टेकन फ्रॉम द वर्ल्डली और लाइफ ऑफ द मैन, या पब्लिक लाइफ से बेसिकली जुड़ा हुआ। मतलब कि अजंता के चित्र जो मुख्यतः है वह धार्मिक विषय पर आधारित है, वहीं बाघ के चित्र मनुष्य के लौकिक जीवन से लिए गए। यानी पब्लिक लाइफ भी, यदि इसको पूरा अच्छा से कह दिया जाए, केवल इतना यदि आप इसको न लिखना चाहें तो पब्लिक लाइफ भी लिख सकते हैं। इसमें डांस हो सकता है, हंटिंग भी हो सकता है, युद्ध भी हो सकता है, रोजमर्रा की चीजें भी हो सकती है ना, नृत्य करना भी हो सकता है, पीना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पूछा गया है, बताया ये गया है, इसका मतलब यह होता है कि अजंता के चित्र जो है मेनली क्या है, रिलीजियस है। और यदि इसको थोड़ा सा और कर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, या पब्लिक लाइफ से है। दूसरा पॉइंट, बाघों के चित्रों में, यानी बाघ के चित्रों में अजंता से ज्यादा समानता। द पेंटिंग ऑफ टाइगर नहीं होगा, बाघ होगा, हैव मोर सिमिलैरिटी विथ मोर सिमिलैरिटी इन रिस्पेक्ट टू अजंता। अजंता के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो बाघ में ज्यादा आपको सिमिलैरिटी नजर आएगी। ठीक है, द पेंटिंग ऑफ बाघ इज मोर सिमिलर देन, आप कर दीजिए अजंता, देन अजंता। तो ये समझ में आया या नहीं आया प्रश्न? समझ में कम आ रहा है, बताते हैं। नीचे वाला लाइन समझ में नहीं, हम बताते हैं नीचे वाला लाइन क्या। देखो, बाघ के चित्रों में अजंता से ज्यादा समानता है, मान लेते हैं। जरा एक चीज बताइए, वैसे तो ये दोनों सही है, मैं पहले ही कह दूं, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ऐसा क्यों है? पहला तो समझ ही जाइए कि ये धार्मिक था, ये बिल्कुल सही बात है। और इन रिस्पेक्ट टू दिस, जो बाघ पेंटिंग्स है ना, बाघ की जो, अच्छा, बाघ का जो पेंटिंग बना है ये बेसिकली है गुप्ता वकाटक। गुप्ता और वकाटक के समय बाघ पेंटिंग बना, ये भी केव पेंटिंग है। तो ये सच्चाई है कि बाघ का पेंटिंग इन कंपेयर टू अजंता जो है वो ज्यादा पब्लिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। और ये भी सही है कि बाघ के पेंटिंग में आपको सिमिलैरिटी बहुत नजर आएगी। क्यों? जरा समझिए एक चीज। अजंता सातवाहन से शुरू होता है और कब तक चलता है? गुप्त और वकाटक तक। तो यहां के पेंटिंग में आपको समानता कब नजर आएगी? कलर की समानता कम नजर आएगी, सब्जेक्ट की समानता कम नजर आएगी। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जब एक बहुत लंबे पीरियड में, यदि मैं कहूं कि ये 500 से ऊपर साल या 600 सालों के बीच का पेंटिंग को बताता है, यानी अजंता में 600 इयर्स का पेंटिंग है, तो इसमें सिमिलैरिटीज कम नजर आएगा, एक पेंटिंग दूसरे से अलग नजर आएगा, सब्जेक्ट भी हो सकता है बहुत सारा अलग अलग हो, सिमिलैरिटीज कम होगा। लेकिन बाघ जो है वो केवल और केवल वकाटक और गुप्त में ही हुआ है, ये एकदम एक ही समय के दोनों, इसमें ज्यादा सिमिलैरिटी नजर आएगी चित्रों में। आपको समझ में आ गया बात? आ गया? ये दोनों ही सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन देखिए, गुप्तकालीन नाटक युद्ध प्रधान एवं दुखांत होते थे। युद्ध की प्रधानता है नाटकों में और थोड़ा दुख बढ़ा हुआ है। ठीक है, गुप्तास प्ले आर वॉर ओरिएंटेड एंड ट्रेजिडी। क्या सही है? पहला पॉइंट। दूसरा, गुप्तकालीन साहित्यों में उच्च सामाजिक स्तर के व्यक्ति एवं स्त्रियां संस्कृत बोलती, वहीं निम्न सामाजिक स्तर के प्राप्त पात्र क्या बोलते हैं? प्राकृत्य बोलते हैं। इन गुप्ता पीरियड लिटरेचर हाई सोसाइटी लेवल पीपल एंड वीमेन स्पीक संस्कृत, while
द कैरेक्टर ऑफ द लो सोशल लेवल यूज प्राकृत लैंग्वेज। सर ये तो कभी सुना ही नहीं है, आपने तो कभी ऐसा कुछ बताया ही नहीं है। फिलहाल आप जान लीजिए दोनों गलत। क्या है? दोनों गलत। सही क्या? सर युद्ध प्रधान नहीं है, प्रेम प्रधान है। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम, क्या है? प्रेम प्रधान। और दुखांत नहीं है, सुखांत है। अंत बड़ा हैप्पी एंडिंग। क्या है? एंड बहुत ही हैप्पी है। बीच में नजर आएगा हीरो हीरोइन में दूरी बढ़ गया, बहुत सारा बात हो रहा है, लेकिन एंड हमेशा क्या होगा? बहुत हैप्पी होगा। ये सच्चाई है, ये गुप्ता पीरियड के लिटरेचर का बहुत बड़ा फीचर। दूसरा एकदम सही था, लेकिन एक वर्ड के कारण ये गलत हो गया। ये जो है ना, ये स्त्री, विमेंस। सर गुप्ता पीरियड में हाई लेवल पीपल जो थे वो जितने भी नाटक आपको मिलेंगे ना, नाटक जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा हर नाटक में जितने भी हायर लेवल सोसाइटी के लोग हैं वो संस्कृत बोलेंगे, और जो लो लेवल के लोग हैं जैसे शूद्र, और शूद्र के साथ ही महिलाओं को भी पॉइंट किया जाता था पहले। ये सभी क्या बोलती है? प्राकृत। ये बताता है कि गुप्ता पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। कैसे कहिएगा फिर कि गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन एरा ऑफ द एंशिएंट इंडिया? हाउ कैन यू डिस्क्राइब if literature show this type of evidence? In almost all play, the higher level society speaks Sanskrit and the lower level society people along with women speak Prakrit language. अगला प्रश्न पर आए, अगले प्रश्न पर। ये थोड़ा सा और आर्ट पर बेस्ड है, कला पर ही बेस्ड है। आपको पता है ना कि उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण शैली हुई थी, गुप्तों के द्वारा शुरू हुई थी, उसको क्या कहते हैं? नागर शैली। वैसे और नागर शैली की कई उपशैलियां भी हैं। नागर शैली का कई सब डिवीजन भी है, जैसे उड़ीसा स्टाइल, ये नागर का ही है। ठीक है, नागर शैली, नागरा स्टाइल का आगे बहुत सब डिवीजन हुआ, जैसे उड़ीसा स्टाइल, गुजरात स्टाइल, है ना, खजुराहो स्टाइल, ये सब डिवीजन है। इसको भी आप नागर शैली में ही काउंट करेंगे। हेलो, क्या? 2 मिनट और लगेगा, रुको। हाँ, क्वेश्चन है, उड़ीसा शैली के मंदिर जो नागर शैली की उपशैली है, उसमें गर्भगृह को देवुल कहा जाता था। उड़ीसा कैटेगरी ऑफ द टेम्पल विच इज सब स्टाइल ऑफ नागरा स्टाइल, द गर्भगिरी वाज कॉल्ड देवुल। गर्भगिरी किसको बोलते हैं पता है ना? जहां पर मूर्ति रखा जाता था, बताए थे ना। जैसे कि मान लो ये मंदिर है और ये जहां मूर्ति रखी जाएगी उसको क्या कहते हैं? गर्भगिरी। तो पहला लाइन है कि उड़ीसा शैली की मंदिर, सब लाइन को एक एक वर्ड को पहले समझिए कि उड़ीसा शैली का जो मंदिर है वो क्या पहले नागरा स्टाइल की उपशैली है? तो बता ही दिए, वो तो सही है। क्या वहां के गर्भगृह को देउल बोलते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उड़ीसा शैली के टेम्पल के सामने जो मंडप होता है उसे जगमोहन मंडप, और उसके आगे होता था नित्य मंडप या भोग मंडप।
Jagmohan Mandap was in front of the temple here and Nitya Mandap and Bhog Mandap were in front of it. मतलब जगमोहन मंडप के बाद। मंडप समझ में आता है? मैंने बताया था, फिर से बता देते, याद नहीं होगा तो देखिए, याद कर लीजिए दोबारा। वो ये है कि मैंने बताया था, मान लेते हैं ये मंदिर है ना, और ये ऊपर शिखर होता था, ये अमलाक होता था, ऊपर कलश होता था नागर शैली में, और फिर आगे क्या होता था, बहुत सारे मंडप बनते थे, और ये सब कुछ एक फाउंडेशन पर होता। समझिए बात, जो नहीं जानते हैं बात जान लीजिए। नागर शैली का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जो शिखर होता था वो रेखीय शिखर है। क्या है? कॉनिकल टावर है। कैसा टावर है? नागर शैली में कॉनिकल टावर होता था, और उसके बगल में जब, और इसी में क्या होता था, गर्भगृह होता था। इसके बगल में यहां पर हम लोग बोलते थे महामंडप, फिर ये होता था अर्ध मंडप, और फिर कुछ और मंडप भी होते थे। और ये सारा चीज मंदिर जो बनता था उड़ीसा नागर शैली का सबसे बड़ी विशेषता है कि ये फाउंडेशन पर बनता है, मतलब एक चबूतरे पर। ऐसा नहीं कि सीधा जमीन पर आप मंदिर बना देंगे। नागर शैली में, नागर शैली में जो मंदिर बनता है वो चबूतरे पर बनता है। इसको जगाती कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जगाती। इसको एक और शब्द कहते हैं अधिष्ठान। ठीक, ये हुआ नागर शैली। ठीक है, प्रश्न है कि यहाँ के मंदिर के सामने, यानी ये मंदिर हुआ, इसके सामने जगमोहन मंडप था, ये वाला जगमोहन मंडप है, उसके बाद नित्य मंडप है, और उसके बाद क्या है, भोग मंडप। सच्चाई है कि ये दोनों सही है। ध्यान रखेंगे, जब भी जगमोहन का नाम आएगा, जब भी देउल का नाम आएगा, तुरंत दिमाग कर लीजिएगा ये उड़ीसा श्रेणी के टेम्पल्स के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उड़ीसा श्रेणी के टेम्पल्स नागर ही हैं, लेकिन वहां पर गर्भगिरी को देउल बोला जाता है, और सामने में जो मंडप है, महामंडप को, पहला मंडप जो लोग का होता था जहां पर कुछ फंक्शन उंक्शन किया जाएगा, वो जगमोहन कहलाता है। उसके बाद नित्य मंडप होता है, उसके बाद भोग मंडप। भोग मंडप जहां विवाह शादी होगा, पार्टी वार्टी होगा, भोजन वोजन कराया जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे? भोग मंडप। सही है? समझ में आया बात? ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसको समझ में नहीं आएगा जान लीजिएगा, ये यूट्यूब पर जाएगा, देख लीजिएगा। अगला, कोई भी गड़बड़ हो। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा मैंने पीछे ले लिया क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और आप कहते सर इसको बिना बताए आप आगे बढ़ गए। जब आप खोलेंगे अपना अनसॉल्व को, सॉल्यूशन पेपर को, तब ये बात आपको खूब आएगा। पहला पॉइंट है कि उत्तर मौर्य काल, यानी कि बेसिकली मैं बात कर रहा हूं पोस्ट मौर्यन पीरियड की। ठीक है, उत्तर मौर्य काल क्षेत्र में काल में उड़ीसा क्षेत्र यानी कलिंग, क्या है, कौन सा क्षेत्र होगा? कलिंग, यही नाम है ना उड़ीसा का। यहां पर चेदी डायनेस्टी का शासन था। कौन सा है? चेदी। लिखा हुआ है द रूलर ऑफ चेदी डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन उड़ीसा रीजन ड्यूरिंग द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। या रूलर नहीं कर सकते, सीधा कर दीजिए चेदी डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन उड़ीसा रीजन ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ये कोई खास जरूरी नहीं है, ये बेकार का आया हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि क्या वहां के कोई प्रसिद्ध राजा खारवेल हुए हैं जिनका हाथी गुफा अभिलेख हो, और जिससे यह पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म के उपासक था। इट इज नोन फ्रॉम द हाथी केव इंस्क्रिप्शन ऑफ फेमस किंग खारवेला दैट ही वाज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। पहली बात जान लीजिए, यह सच्चाई है कि उत्तर मौर्य काल में जब आपने सातवाहन पढ़ा, आपने सुंगा पढ़ा, आपने फॉरेन इन्वेडर्स पढ़ा, तो उड़ीसा क्षेत्र में भी एक छोटा सा राजवंश था, उसका नाम है चेदी राजवंश। ये बिल्कुल सही है, और यह भी सही है कि वहां का चेदी राजवंश का एक सबसे फेमस राजा कौन है? खारवेल है।
और ये भी सही है कि उसका अभिलेख कौन सा है, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, लेकिन ये गलत है कि वो बौद्ध धर्म का उपासक था। सर वो जैन धर्म का है, इसलिए केवल 1 सही होगा। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन किसका है सर? खारवेला का। खारवेला किस डायनेस्टी के थे? केडी डायनेस्टी के। और उस हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन से आपको क्या पता चलता है? खारवेला वाज बेसिकली, है ना, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के वो पोषक थे। 50 एग्जाम नहीं, हजारों एग्जामिनेशनों में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो 1-2 एग्जामिनेशन नहीं, कई एग्जामिनेशन में आया हुआ। आप जब उठा कर देखेंगे तो हाथी गुफा अभिलेख मिलेगा और ये भी मिलेगा कि वह किस धर्म से संबंधित थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और वाजिब है कि जितना मैं यहाँ बताऊंगा वो थोड़ा अलग ही होगा, है ना, पढ़ाई से अलग। वैसे सुबह वालों को बहुत आनंद आ रहा होगा, उनको मैं आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ा रहा हूँ। वो तो थोड़ा सा बाघ और अजंता और देवुल और उड़ीसा से परिचित थे, आप आज परिचित हो गए। कोई जरूरत नहीं है कि किसी के लिए पूरी क्लास दी जाए,